Hello class 8 students, this is your science teacher Agrim Arawat. Okay, so we have been doing the chapter 8 cell. In this chapter we are going to continue with it. So now what we are going to learn is the shape of the cell. The cells are of different types, they are of different shapes. Most of the cells that we have आर हैविंग डेफिनेट शेप मीन्स जो उनकी शेप होती है वो डेफिनेट होती है, मतलब जो है शेप वही रहेगी. बट इन फ्यू केसेस वी हैव सीन इन अमीबा. ओके, अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. देयर इज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स सेल बिकॉज इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है. तो जो ये अमीबा है इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ये अपनी शेप चेंज करता रहता है. अब क्यों करता है शेप चेंज? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर हेयर, यू कैन सी दैट दिस अमीबा इज हैविंग अ डिस्टॉर्टेड टाइप ऑफ शेप, राइट. एंड इन द सेंटर इट हैव अ येलो न्यूक्लियस. बीच में क्या है? न्यूक्लियस है. अच्छा, व्हाट दिस रेड थिंग इज? दिस इज द food. Okay, it is food. Clear? So what does this amoeba is going to do when it sense the food that food is nearby? तो ये क्या करेगा? उसके पास जाएगा. Okay, now this amoeba do not have any type of mouth. इसका कोई माउथ नहीं होता. जैसे हमारी बॉडी में हमारा एक माउथ है पर्टिकुलर जहाँ से हम खाने को इनगल्फ करते हैं, खाने को घूटते हैं, राइट. बट अमीबा डजेंट हैव दिस. सो व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू? इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द माउथ व्हेन इट विल हैव टू इनगल्फ द फूड. जब इसे खाने को घूटना है तब ये अपना मुंह बनाएगा ताकि ये खाने को अंदर ले सके. ओके, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर नाउ. In this picture you can see that it have made a mouth. Okay, so this mouth like structure, या फिर आप इसे hand कह सकते हो जिसे कि हाथों से पकड़ रहा है, या फिर आप इसे feet कह सकते हैं, ठीक है. so this protruding shape out of the body of the amoeba is called as pseudopodia. This shape is called as pseudopodia. Okay, now पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं. What do we mean by pseudopodia? Pseudo means false. क्या होता है? false. ठीक है. पोडिया से हम समझ सकते हैं फीट या फिर आपके हैंड, ठीक है. सो फॉल्स हैंड या फॉल्स फीट हम कह सकते हैं. फॉल्स क्यों कहा? क्योंकि ये जब उसको चाहिए था तब उसने बना लिया, तो ये प्रॉपर नहीं है. ये ट्रू माउथ या फिर ट्रू फीट नहीं कह सकते, राइट. तो इसे इसलिए फॉल्स फीट. तो इसलिए इस चीज़ से इसका नाम पड़ा सीडोपोडिया. सीडो का मतलब है फॉल्स. ओके, सो इट हैज़ मेड इट mouth like this. Now in this picture you can see it has engulfed the food inside the body. उसने खाना अंदर ले लिया, अब बॉडी के अंदर आ गया उसके. तो अभी यहीं पे डाइजेशन स्टार्ट होगा. In the last video we have discussed about it that the unicellular organism, the particular cell do all type of things. It is going to digest this food. यही सेल डाइजेस्ट करेगी खाने को. यही सेल जब इस खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम यही सेल करेगी. जो एक्सक्रीशन होगा जो वेस्ट का वो भी यही सेल करेगी. तो सारे काम यही करने वाली है. ओके, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी. क्लियर? सो दिस इज़ हाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो सेल है उसके डिफरेंट शेप्स. तो फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक इज़ रेड ब्लड सेल. ठीक है, हमारा जो खून है, ब्लड है हमारा, दैट इज़ हैविंग अ रेड कलर ड्यू टू रेड ब्लड सेल. क्योंकि हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होती हैं
जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। ओके, सो दिस सेल इज़ ऑफ स्फेरिकल शेप। इसकी ऐसी शेप होती है स्फेरिकल गोल, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। सो इट इज़ हैविंग दिस टाइप ऑफ शेप। ओके, नाउ द सेकेंड इज़ नर्व सेल। नर्व सेल जो हमारी बॉडी में सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन तक। जैसे आपके हाथ में कोई गर्म चीज़ लगी तो आपको पता कैसे चला कि आप को गर्म है? आपको सेंस कैसे हुआ? आपने एकदम से हाथ उठा लिया अपना, गर्म लगते ही, जैसे आपने पानी रखा था गर्म एक ग्लास के अंदर, ठीक है, आपने उस ग्लास को एकदम से टच किया और एकदम से हाथ अपना पीछे हटा लिया, तो कैसे हुआ ये रिएक्शन? एक्चुअल में इसे आपके ब्रेन या आपके नर्वस सिस्टम ने बताया कि ये गर्म है, अपना हाथ पीछे कर लो क्योंकि डैमेज कर सकता है हमें, है ना। ये हमारी बॉडी में एक सेंस है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ, ये जो सिग्नल था ये हमारे नर्वस सिस्टम तक या हमारे ब्रेन तक पहुँचाया किसने? इन छोटी छोटी नर्व सेल्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी में, आपके स्किन के नीचे, ठीक है। स्किन आपकी, हमारी पूरी बॉडी में स्किन है, ठीक है, उसके नीचे नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है पूरी स्किन के नीचे, मतलब मिलियंस ऑफ नर्व सेल आर गोइंग टू बी देयर इन आवर बॉडी। तो ये नर्व सेल एकदम से सिग्नल पकड़ लेती हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। आपको ये ब्रांचेस दिख रही हैं, ब्रांचेस जैसे जैसे पेड़ में होती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स को पकड़ सके, ठीक है। ये इस तरीके से सिग्नल को अपने थ्रू लेके जाएगी और इसके आगे एक और नर्व सेल लगा होगा, यहाँ पे एक और नर्व सेल लगा होगा जो कि इस सिग्नल को लेगा और ऐसे करके ये आगे तक ले जाएगा, ठीक है। मिलियंस ऑफ आपकी चेन में लगी पड़े होंगे ये नर्व सेल्स, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके सिग्नल को आगे आगे बढ़ाते रहेंगे और ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इस शेप को हम कहते हैं इलोंगेटेड ब्रांच्ड शेप, ठीक है। इलोंगेटेड मतलब लंबा आपका, एंड ब्रांच आपको दिख ही रहा है ये ब्रांच शेप्ड है, तो ये क्या है? नर्व सेल्स। ओके, नेक्स्ट इज मसल सेल। मसल्स, आपकी बॉडी में मसल्स होते हैं, राइट। सो दैट इज़ हैविंग अ स्पिंडल शेप। ये जो शेप है वी कॉल इट स्पिंडल शेप, ठीक है। तो मसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में, वो इस शेप की होती हैं, पर्टिकुलरली स्मूथ मसल सेल्स, जो हम आगे चल के लेटर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेप ऑफ द सेल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज़ the size of the cell. Different sizes in the cell are been found. बहुत अलग अलग टाइप के साइजेस मिलते हैं, जैसे आपने शेप पढ़े अलग अलग, और इसके अलावा भी शेप्स हैं बट वो हमने कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल पढ़े। जैसे ही साइजेस में बहुत ज़्यादा आपके वैरायटी आपको अपने ह्यूमन बॉडी में ही अलग अलग साइज़ के सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ क्या देखेंगे? सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो आज तक देखी गई है और सबसे लार्जेस्ट सेल। द स्मॉलेस्ट सेल दैट इज़ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे छोटे सेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है? एक सेल से मिलकर बना हुआ है, ओके, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट, ओके। एंड क्या साइज़ होता है इसका? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आपने आज तक शायद जब स्केल से नापते तो नहीं देखा होगा माइक्रोमीटर ऐसी कोई यूनिट, ठीक है। बट क्योंकि ये बैक्टीरियाज वगैरह आपने पढ़े हैं कि आप बोलते हैं कि हमारे हाथ में जर्म्स होते हैं, जर्म्स मतलब बैक्टीरियाज जो आपको डिजीज़ कर सकते हैं, राइट। तो वो दिखते थोड़ी हैं हमारे हाथों में, ठीक है। तो वो इतने छोटे हैं कि हम उनको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। वी हैव टू यूज़ माइक्रोस्कोप to find them or to look them, right. So this is what the smallest cell is. Now the largest cell is ostrich cell, or sorry, it is not cell, it is egg. Ostrich egg, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे बड़ा सेल है। जब एग बना मतलब आपका जब फॉर्मेशन हुआ, क्या आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, वहाँ पढ़ेंगे जो स्पर्म और एग होता, फीमेल में जो ओवम होता है, ठीक है, स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं, और वही एक जैसे ऑस्ट्रिच में वो एग बना लेगा, राइट।
तो स्टार्टिंग स्टेज में वो आपका एक सेल है, ओके। बाद में चल के वो बहुत सारी सेल्स बनाएगा, बट जो स्टार्टिंग स्टेज में भी वो सबसे बड़ा सेल देखने को मिलता है वो है आपका, इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है आपको। अगर लेंथ में देखें 170 मिलीमीटर एंड मल्टीप्लाइड 130 मिलीमीटर, ठीक है। सो दिस इज़ द साइज़ ऑफ अ ऑस्ट्रिच एग। ये लेंथ है और ये क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। So this is what the length and breadth of the ostrich egg is, the largest cell. Okay. Now the next topic is cell structure and function. अब तक हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ ही लिया, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो हमने बात करी कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो बहुत सारी सेल्स एक साथ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है, मतलब एक दूसरे में काम बांट लेती हैं। अब काम बांट रही हैं, इसका मतलब हर सेल अपना अपना अलग अलग काम नहीं कर रही, हर सेल ने अपना एक पर्टिकुलर काम ढूंढ रखा है, ठीक है। कि मैं तो सिर्फ डाइजेशन करूँगी, तुम रेस्पिरेशन का काम देख लो, तुम एक्सक्रीशन का काम देख लो, ऐसे करके काम बांट रखा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ, ठीक है। तो कुछ सेल एक साथ आ जाती हैं इकट्ठा में, क्योंकि अकेली सेल काम नहीं कर सकती। अब डाइजेशन का काम करना है तो अकेली सेल डाइजेशन, पूरी बॉडी का डाइजेशन नहीं कर सकती, बहुत सारी सेल को एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके स्टमक बनेगा एक, है ना। तो वो जो आपकी सेल्स इकट्ठा आके एक ही काम को करने में हेल्प कर रही हैं, उसे हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, टिश्यू बोलते हैं। जब बहुत सारी सेल एक साथ आ गई और एक ही काम करने में हेल्प कर रही हैं, जैसे यहाँ पे सेल्स जो हैं एक साथ आ गई, टिश्यू फॉर्म किया और एक ऑर्गन बना दिया, एक स्टमक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो टिश्यू से बना ऑर्गन, ठीक है। तो सेल्स जब मिल जाती हैं बहुत सारी तो वो टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है इतनी। तो जो आपके ये टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ क्या हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ग्रुप है जो एक जैसी सेल्स का, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करने वाली हैं, ठीक है। स्टमक है, डाइजेशन करने वाला है, हार्ट है, हार्ट की सेल सारी आपकी बीट करने, हार्ट बीट करेगा और पंपिंग करेगा ब्लड की पूरी बॉडी में, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करने वाला है, सारी सिमिलर सेल्स हैं और एक ही पर्टिकुलर काम करें। तो ऐसी सेल्स जो एक साथ आ गई हैं ग्रुप में, इन्हें बोलेंगे हम टिश्यू, ठीक है। दिस इज़ द मेन थिंग इन दिस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दो तरह की सेल्स होती हैं, एक है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज़ द यूकैरियोटिक सेल। अब इनके बारे में समझते हैं, आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स टर्म फर्स्ट, जो इसकी टर्म है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रो का मतलब क्या है, पुराना, प्रिमिटिव, ठीक है। पुराना, जो स्टार्टिंग में आया, जब अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। स्टार्टिंग से तो ह्यूमंस नहीं थे अर्थ पे, जब अर्थ पे लाइफ आनी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए अर्थ पे वो प्रोकैरियोटिक्स थे, ठीक है। वो जो सेल नई लाइफ, एक सबसे पहले लाइफ जनरेट हुई वो प्रोकैरियोटिक सेल थी एक, ठीक है। अच्छा, क्यों कहते हैं इसे प्रोकैरियोटिक, क्यों है इतनी पुरानी, इसमें क्या ऐसी यूनिकनेस है। अच्छा, तो पहले इसका टर्म पूरा अच्छी तरह समझ लेते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोटिक वर्ड कैरियन से आया है तो न्यूक्लियस, तो इसका टर्म का मतलब हो गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल, ऐसा सेल जिसका जो न्यूक्लियस है वो पुराना है। पुराना कहने का क्या मतलब है, अच्छा इसको एक एग्जांपल से समझिए। जब स्टार्टिंग में फ़ोन आए थे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स, तो मोबाइल फ़ोन्स पहले क्या थे, नोकिया था, ठीक है, छोटा सा एक फ़ोन होता था। फिर धीरे धीरे करके उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, अलग अलग टाइप के फ़ोन्स आने लग गए। आज हमारे पास क्या है, स्मार्टफोन्स हैं, पूरी स्क्रीन हमारी
स्क्रीन है हमारे पास, कीपैड इसी पे आ जाता है, जबकि उसमें उन फ़ोन्स में क्या था, कीपैड अलग से होता था, राइट। सो डेवलपमेंट हुआ, राइट। पहले जो आया वो पुराना था मोबाइल, अब जो आया वो नया टाइप का है। तो ऐसे ही सेल्स में भी हुआ, जो स्टार्टिंग में है। इनमें क्या गड़बड़ हुई, जब स्टार्टिंग में भगवान जी ने सेल बनाई होगी तो वो कुछ गड़बड़ी कर बैठे, ठीक है। उन्हें पता नहीं चला कि क्या और कर सकते हैं, तो पहली सेल बनाई थी भगवान जी ने, कुछ चीज़ें छूट गई उनसे। क्या चीज़ें छूट गई? अच्छा, ये है एक सेल, ठीक है, दिस इज़ अ सेल, ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर उसका इंफॉर्मेशन होती है, ताकि उसकी बॉडी कैसे काम करेगी, सारे खाना कैसे खाएगी, खाना कैसे पचेगा, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे एक कंप्यूटर में होती है, कंप्यूटर जब लाते हैं तो उसमें एक इन्फॉर्मेशन होती है ना, तभी तो वो काम कर पाता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। सेम एज इट इज़ हर सेल के पास अपनी एक इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? वो इन्फॉर्मेशन ये होती है आपके जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है इसे, या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियर मटेरियल। यहाँ पे हम न्यूक्लियर मटेरियल बोलेंगे। न्यूक्लियर मटेरियल का क्या मतलब है? न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल रहना चाहिए, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है ज़्यादातर आजकल की सेल में। बट जो प्रिमिटिव सेल थी उनमें कोई न्यूक्लियस, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होना चाहिए था। और ये जेनेटिक मटेरियल जो ये दिख रहा है तुम्हें, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है हमें, ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके बाहर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बनाई वो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। तो खुले में घूम रहा है ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ये पूरी सेल में ऐसे ही घूम रहा है, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस में नहीं है। इसके लिए हम ऐसे समझते हैं, आपका घर है, ठीक है। अगर आपका घर ऐसा होता कि पूरा एक कमरा है, एक ही कमरा है, ठीक है, उसी में किचन भी है, ठीक है, वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे गेस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे ही रह रहे हैं, तो डिवीज़न नहीं है ना, हर किसी का अपना एक प्लेस नहीं है, हर चीज़ का काम करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है आपके पास। वैसे ही ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, इनमें भी ऐसी था, किसी का अपना कोई जगह ही नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल खुले में घूम रहा है पूरे में, ठीक है, हर चीज़ अपने अपने ऐसी घूम रही है सब कुछ। तो जो ऐसी सेल्स थी, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस की जो बाउंड्री, जो न्यूक्लियस के एरिया को डिफाइन करती है। जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री की एक बाउंड्री है ना, तो वो जो हमें बताती है कि यहाँ ये इतना हिस्सा इंडिया का है, राइट। तो वैसे ही न्यूक्लियस का भी एक बाउंड्री होनी चाहिए थी, बट वो बाउंड्री इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, ठीक है। क्या नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ये जो लिक्विड पार्ट होता है यहाँ सेल में, यहाँ पे लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा लिक्विड पार्ट होता है, पूरा का पूरा, जैसे एक नदी होती है, ये जेनेटिक मटेरियल भी इस नदी में ही घूम रहा है पूरे में। तो इस मटेरियल, ये जो लिक्विड मटेरियल है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, इन्हें बैक्टीरियाज बोला यही जाता है कि जब अर्थ में सबसे पहले लाइफ आई थी तो सबसे पहले बैक्टीरिया ही आए थे अर्थ पे, ठीक है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एल्गी काई होती है एक ब्लू ग्रीन कलर की, ठीक है, जो अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह भी कर सकती है, खाना बना सकती है अपने आप, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, स्टार्टिंग की सेल्स। बात समझ आ गई? अच्छा, ये माइकोप्लाज्मा जो लिखा है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ओके। सो दिस इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसी सेल जो जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुले में घूम रहा है, ठीक है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में पूरा फ्रीली घूम रहा है, ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज़ यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक का मतलब भी समझना पड़ेगा, जब प्रोकैरियोटिक का समझा था। यू मीन्स ट्रू, ठीक है, सच्ची, सच्चा
कैरियन मतलब न्यूक्लियस, समझ लिया था ये तो मतलब ट्रू न्यूक्लियस एक्चुअल में जिन ऑर्गेनिजम्स में, अब ट्रू न्यूक्लियस हमने वहाँ बात की थी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस में हमने बोला था कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल ऐसे खुले में घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जो ग्रीन कलर तुम्हें दिख रहा है ये क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है सब कुछ, यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इजी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल्स वो होंगे जिनकी जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें, इजी। ह्यूमंस, प्लांट्स सभी यूकैरियोटिक है, ठीक है। जो प्लांट्स में सेल मिलती है, ठीक है, वो भी यूकैरियोटिक सेल है। एनिमल में जो सेल मिलती है वो भी क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है हम उन्हें बोलते हैं यूकैरियोट्स, और जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। बस TES लगा देते हैं, प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द पार्ट्स ऑफ द सेल। ये जो आप सेल देख रहे हैं अभी, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये जो आपको बाहर बहुत सारी चीज़ दिख रही है, वैक्यूल, ठीक है, आपका साइटोप्लाज्म, बेसिक चीज़ें हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे 8th क्लास में, तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी सेल में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।